Hello and good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. So it's 14th of November and it's Children's Day. हम अब इतने छोटे तो बच्चे नहीं है कि हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करें, बट ऑन दिस ओकेशन हमारी पूरी एग्जैक्ट आईएएस की टीम आपके लिए प्रे करेगी कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, बी इट आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर या फिर आईएफएस ऑफिसर, सब आपको जल्द से जल्द मिले। सो स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट न्यूज क्या कहती है? एससी पुट्स ब्रेक्स ऑन बुलडोजर कल्चर। बुलडोजर कल्चर या बुलडोजर जस्टिस, ये हमने कई बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है। आज समझते हैं ये होता क्या है। देखो, यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सारे स्टेट्स में एक नए तरह का कल्चर उभर कर सामने आने लगा, जिसमें क्या होता था, मोस्टली जो एक्यूज्ड पर्सन है या फिर यूं कह लो कि कई बार रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो गया या कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो गई रिलीजियसली चीजों में, या फिर किसी पर्सन ने पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कुछ वर्क किए, प्रोसेशंस लगाए, रैलीज निकाली, ये सारे काम किए, तो होता क्या था कि अगर वो पर्सन एक्यूज्ड है, उस पर्सन का इन्वॉल्वमेंट किसी और क्राइम में भी देखा गया है, तो उस एक्यूज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर दिया जाता था। उसकी प्रॉपर्टी, बिजनेस, फर्म्स, किसी भी तरह का एसेट्स को उसके डिमोलिश कर दिया जाता था बुलडोजर की हेल्प से। इसे बोला गया बुलडोजर जस्टिस या बुलडोजर पॉलिटिक्स। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के खिलाफ रूलिंग निकाली कि एक्यूज्ड तो छोड़ो, आप किसी कन्विक्टेड पर्सन की भी प्रॉपर्टी को इस तरह से डिमोलिश नहीं कर सकते हो। ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। सो सुप्रीम कोर्ट का मानना ये था कि नो प्रॉपर्टी कैन बी डिमोलिश्ड जस्ट बिकॉज एक्यूज्ड इज इन्वॉल्व इन क्रिमिनल ऑफेंसेस, बिकॉज नॉट ओनली दिस, मतलब कि इससे ना सिर्फ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बल्कि नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी अंडररेट होता है। इससे क्या लगता है कि इंडिया की जुडिशियरी काम नहीं कर रही है, इसलिए जो पॉलिटिशियंस हैं वो उन्होंने सारी चीजों को अपने हाथ में लेकर रखा है। अब इससे हम बात करते हैं कि इश्यूज क्या होते हैं। अपन ने देख लिया बुलडोजर जस्टिस क्या होता है और ये कौन कौन से रीजन में प्रिवेल करता है। तो अपन पहले बात कर रहे हैं बुलडोजर जस्टिस से रिलेटेड इश्यूज की, कि आखिर हमारे सामने इश्यूज क्या क्या है जिससे हम सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का जजमेंट प्रोवाइड किया। द फर्स्ट वन इज इट वाज टारगेटिंग मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जब सर्वे कंडक्ट किया गया तो मेजरली ये देखा गया जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है सोसाइटी में, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द टाइम मुस्लिम कम्युनिटी, उनके ऊपर ज्यादातर बुलडोजर जस्टिस जैसी चीजें की जा रही थी। उत्तर प्रदेश का ले लो या फिर गुजरात का सेक्शन ले लो, दोनों में मोस्टली ये चीजें देखी गई। दूसरा, सेकेंड थिंग, इट वॉज अंडरमाइनिंग रूल ऑफ द लॉ। वी ऑल नो इंडिया में एक कॉन्सेप्ट चलता है दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। कोई भी चीज कानून के हिसाब से होती है। इंडिया में स्टेट कानून नहीं होता है। हमने प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है जिसे हमें फॉलो करना है और उसी के बेसिस पे सारे एक्ट्स एंड एक्शंस उठाए जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे पब्लिक ऑफिशियरी के द्वारा, चाहे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा। हर कोई फॉलो करता है लॉस को। सिमिलरली अगर आप लॉस को फॉलो ना कर रहे हो और आप अपने ही हाथ में जस्टिस ले लिए कि किसी भी एक्यूज पर्सन की प्रॉपर्टी को आप डिमोलिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रूल ऑफ द लॉ का कॉन्सेप्ट अंडरमाइन हो रहा है। एंड द थर्ड वन इज इट इज वायलेटिंग द ह्यूमन राइट्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक घर है, उस पे एक पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है क्रिमिनल ऑफेंसेस में, साथ के साथ उसी के चक्कर में पूरे घर को डिमोलिश कर दिया गया। तो क्या उस घर में वो क्रिमिनल पर्सन या यूं कह लो या वो सिर्फ एक्यूज्ड पर्सन रहता होगा? नहीं, वहां पे विमेन्स भी रहती होंगी, वहां पर चिल्ड्रंस भी रहते होंगे, वहां पर एजेड पेरेंट्स भी रहते होंगे। सो एक पर्सन के कारण आप इन 3-4 सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को भी इस पूरे
सीन में लेके आ रहे हो और कहीं ना कहीं इन वल्नरेबल लोगों पर और ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। रातों रात अगर आपने एक ही दिन में प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर दिया तो रातों रात इन लोगों के पास कोई और सेफ्टी सिक्योरिटी तो नहीं होगी ना, कहाँ जाकर रहेंगे, कहाँ से इनको शेल्टर मिलेगी। तो राइट टू शेल्टर बोल लो या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बोल लो, बुलडोजर जस्टिस की वजह से ये भी देखने को मिला। एंड द नेक्स्ट वन इज एथिकल इश्यूज। यहाँ पर न सिर्फ हमें एक्यूज पर्सन का पनिशमेंट बल्कि जो उस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं थे उनके साथ भी गलत होता हुआ नजर आया। तो ये एक तरह का एथिकल इशू भी देखने को मिला। अब इस चीज को अगर मैं कंक्लूड करूं तो अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया प्रैक्टिस करता है प्यूनिटिव मेजर्स, सॉरी इंडिया इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन प्यूनिटिव मेजर्स इंडिया फोकस करता है रिफॉर्मिंग पे। इंडिया का मानना ऐसा है कि अगर कोई पर्सन जिंदा है तो उसके अंतर्गत रिफॉर्म्स लाने के पूरे चांसेस होते हैं। सो रिफॉर्म्स को ध्यान में देते हुए इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मना किया कि बुलडोजर जस्टिस जैसी चीजों को हम नहीं प्रैक्टिस करेंगे और इसे एबॉलिश किया गया। अब आज के एडिटोरियल से अगर मैं इस चीज को समझाऊं कि इसमें और क्या जजमेंट्स दिए गए तो इनका मानना यह है कि अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी कहा कि हम इलीगल कंस्ट्रक्शंस को प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहे, अगर किसी भी तरह का इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है लोगों के द्वारा तो आप उसे बेशक डेमोलिश कर सकते हो। सिमिलरली कुछ प्रोटेक्शन दिए गए एक्यूज पर्सन को या यूं कह लो कि जिसकी भी प्रॉपर्टी आप डेमोलिश करने वाले हो उसके लिए कि आपको पहले उसको 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज उस पर्सन के पास भी राइट्स है कि वो ऑफिशियरीज को या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अप्रोच कर सकता है और अपना व्यू पॉइंट भी रख सकता है, साथ के साथ ये प्रूफ कर सकता है कि जो भी उसका कंस्ट्रक्शन है वो लीगल तरीके से किया गया है या नहीं। तो ये सारी चीजें इस पूरे एडिटोरियल में समझाई गई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर जस्टिस के नाम पर ब्रेक लगाया या यूं कह लें कि मना किया है उसको हमने पूरा यूपीएससी के 360 डिग्री से कनेक्ट करके समझा कि इससे इशू क्या हो रहा है और आने वाले समय में हमें क्या इस चीज को क्यों रोकना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। Our next news is Jharkhand records over 66% turnout. Wayanad sees 64.24%। बेसिकली मैंने बताया था कि इन दोनों एरियाज में झारखंड और वायनाड में बाय इलेक्शंस होने वाले, लोकसभा के बायपोल्स होने वाले, उनमें अगर इलेक्शन देखा जाए कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो झारखंड में 66% ने किया, वहीं वायनाड केरल में 64.24% लोगों ने पार्टिसिपेट किया। Next one is Delhi breathes its worst quality air of the season. Smoke blanket leads to disruption at a airport. हमने बहुत डिटेल में दिल्ली की एयर क्वालिटी को डिटेल में डिस्कस किया है कि दिल्ली रीजन ही क्यों एयर क्वालिटी के मामले में इतना वर्सन दिखता है। उसके पीछे का रीजन है कि वहाँ की जियोग्राफी भी ऐसी है कि जितने भी उसके आसपास के स्टेट्स हैं बाकी वो है एग्रीकल्चरल स्टेट्स, और ये जो अराइवल ऑफ विंटर रहता है इस टाइम पर फार्मर्स को अपनी रबी क्रॉप्स लगानी रहती है, इसलिए जो खरीफ क्रॉप्स के स्टबल बचते हैं वो उन्हें बर्नआउट कर देते हैं। और दिल्ली के आसपास हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, इन सब रीजन से दिल्ली की टोपोग्राफी और जियोग्राफी ऐसी है कि इन सब रीजन्स में जब स्टबल बर्निंग की जाती है तो सारा स्मोक या सारी पॉल्यूटेड एयर आके दिल्ली में ही ट्रैप हो जाती है, पहली चीज। दूसरा, हम सब जानते हैं विंटर का अराइवल मतलब कि टेम्परेचर हमें कम होता हुआ नजर आएगा। टेम्परेचर कम होने की वजह से उस रीजन का जो प्रेशर है वो होगा हाई प्रेशर जोन, और हाई प्रेशर जोन में हमेशा एयर सिंक होती हुई नजर आती है। तो हुआ क्या कि एक तो आसपास के रीजन से पॉल्यूटेड एयर आ रही है, ऊपर से वो दिल्ली में आकर के सिंक हो रही है, जिसकी वजह से एयर फिल्ट्रेशन, जो नेचुरल एयर फिल्ट्रेशन का काम होता है कि जब टेम्परेचर राइज रहता है, लो प्रेशर जोन रहता है, तो हवाएं नीचे से ऊपर की ओर उठती है जिससे कि सरफेस का
यूं कह लो कि जो सरफेस में एयर क्वालिटी रहती है वो अच्छी रहती है, फिल्टर होती रहती है, बट जब हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है उसकी वजह से भी हमें एयर क्वालिटी गिरती हुई नजर आई। सो इन दिनों में ये ऑब्जर्व किया कि दिल्ली की वर्स्ट एयर क्वालिटी है। मतलब कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के बेसिस पर अपन देखें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बेसिस से दिल्ली की एयर क्वालिटी सीवियर तक पहुंच गई है। अब यहाँ पर कुछ प्लान्स इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, दैट इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। जब एक केस हुआ था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016, जिसमें नेशनल कैपिटल रीजन के एयर क्वालिटी को लेकर के डिस्कशन किया गया था। सो उसी केस के बाद हमने इसका सॉल्यूशन निकाला कि दिल्ली के लिए हमने जो स्पेशल मैनेजमेंट बनाया, दैट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट प्रॉपर एक प्लान, प्रॉपर एक पोर्टफोलियो बनाकर देगा, या यूं कह लो एक्शन प्लान बना करके देगा कि जब हमारे पास एयर क्वालिटी किस तरह की रहेगी तब हमें कौन कौन से प्लान्स उठाने। फॉर एग्जांपल एयर क्वालिटी को 5-6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर एंड एक्सट्रीमली सीवियरली पुअर। 4-5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो सिमिलरली जिस तरह की एयर क्वालिटी रहती है उस तरह के एक्शन प्लान सजेस्ट किए जाते हैं, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के हिसाब से उन्हें इंप्लीमेंट किया जाता है, और ये इंप्लीमेंट किया जाता है CAQM के द्वारा। CAQM जो है इसे 2020 में बनाया गया था, स्पेशली दिल्ली रीजन की एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। CAQM एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि दिल्ली में ही मेजरली काम करती है पॉल्यूशन से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है, that is sea ranching launched off Vizhinjam Coast as follow-up to artificial reef project of Kerala। ये जो विजिंजम कोस्ट है ये केरला के पास का रीजन है। बेसिकली यहाँ पर फिश ब्रीडिंग की जाती है, या यू कह लो फिशरीज एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है। सो सस्टेनेबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली फिशरी कंडक्ट करने के लिए, फिशेस को ट्रैप करने के लिए वहां पर आर्टिफिशियल रीफ बनाई जा रही है। आर्टिफिशियल रीफ मतलब कि जो सीवीड रहता है ना, उसकी हेल्प से एक रीफ बनाई जा रही है जिससे हमारी फिशरी एक्टिविटी इजी हो जाएगी। ये जो रीफ डेवलप की जा रही है, आर्टिफिशियल रीफ, वो डेवलप की जा रही है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अगर इसे डेप्थ में देखा जाए तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में लाई गई थी। इसका मेन काम था कि जो ऐसे फार्मर्स जो कंट्री में एग्रीकल्चर प्लस फिशरीज एक्टिविटी कर रहे हैं, उनकी इनकम को डबल करने के लिए कौन सी चीजें हमें इंप्लीमेंट करनी चाहिए ताकि उन फार्मर्स की इनकम हम डबल कर सके। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि हम सब जानते हैं इंडिया एक मेजरली सदर्न इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर कोस्टल रीजन है, ठीक है। तो कोस्टल रीजन होने के पास जो यहाँ के फार्मर्स है ना, उनके पास ड्यूअल अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी कर सकते हैं, साथ के साथ फिशरीज भी कर सकते हैं। सो फिशरीज सेक्टर को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, हमारी ब्रीडिंग टेक्निक्स को क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए, सीवीड जो रहता है वो क्वालिटी प्रोडक्ट देने के लिए, ताकि सस्टेनेबल फिशरीज कंडक्ट की जा सके जो कि एनवायरनमेंट को निगेटिव इम्पैक्ट ना करे, साथ के साथ फिश का प्रोडक्शन बढ़े, हम उसको एक्सपोर्ट कर सके दूसरी कंट्रीज तक। इन सारी चीजों के लिए हमने एक स्कीम चलाई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और इसी योजना के तहत हमने एक विजियम पोर्ट दैट इज लोकेटेड इन द केरला कोस्ट, उस पर हमने आर्टिफिशियल रीफ डेवलप की है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज इज द परफेक्ट कॉकटेल ऑफ लेयर्ड डिस्क्रिमिनेशन। इस एडिटोरियल में बेसिकली डिस्कस किया गया है डीलिमिटेशन के बारे में। थोड़ा सा पहले मैं डिटेल में समझाती हूँ डीलिमिटेशन क्या होता है, उसके बाद हम इस एडिटोरियल में वापस आएंगे। देखो हमारी कंट्री में मान लो 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी, हमने ये पॉलिटिकली बाउंड्री सेट कर रखी है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है,
डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब कि हमारे जो कंट्री है उसमें प्रॉपर इलेक्शंस होंगे, साथ के साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए हमने एक प्रोविजन बनाया डीलिमिटेशन का। मतलब कि जैसे कोई भी स्टेट है, उस स्टेट को इक्वली कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करना, पॉलिटिकल बाउंड्रीज में डिवाइड करने की प्रोसेस को डीलिमिटेशन बोला जाता है। मतलब कि क्या होगा कि इस स्टेट में जो मान लो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर एक रिप्रेजेंटेटिव 1 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिमिलरली ये एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक रिप्रेजेंटेटिव 1 लाख लोगों को ही रिप्रेजेंट करे। मतलब कि पॉपुलेशन के बेसिस पर लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए जब हम सीट्स को फिक्स करते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज बनाते हैं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाते हैं, उसे बोला जाता है डीलिमिटेशन। अगर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे मेंशन किया गया है कि हमें आर्टिकल 80 के तहत डीलिमिटेशन कमीशन बनाना है। पार्लियामेंट एक कमीशन बनाती है जो कि हर साल, मतलब कि पहले तो प्रोविजन किया गया था कि हर साल डीलिमिटेशन करना है, मतलब कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज हमें टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी है। बट हमने अभी तक ये एक्सरसाइज सिर्फ 4 बार की है, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। उसके बाद क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट चल रही थी 1973 के टाइम पे, तब उन्होंने डीलिमिटेशन को 25 इयर्स के लिए फ्रीज कर दिया। मतलब कि 1971 की पॉपुलेशन के बेसिस पर ही जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई है वही 25 इयर्स तक काम करेंगी। मतलब कि 2000 तक के लिए लिमिट को सेट कर दिया गया था। फिर 2002 में फिर से इस लिमिट को एक्सटेंड कर दिया गया और बोला गया कि अब फिर से 25 साल, मतलब कि 2026 तक के लिए फिर से इस डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को फ्रीज कर दिया गया है। मतलब कि 1971 की पॉपुलेशन के बेसिस पर ही हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज बनी हुई है, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर्म की गई हैं। बट अब 2026 में हमें ये एक्सरसाइज करनी है। और अगर अभी का रुख देखा जाए तो मोदी गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि जो 2029 में लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट होने हैं, वो नए डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाए उसके बेसिस पर किया जाए। बट इस चीज पर कई सारे क्वेश्चन उठाए गए। पहला चीज की होता क्या है ना कि आप पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बनाओगे वो पॉपुलेशन के बेसिस पर बनाओगे, सबसे बड़ी बात। और पॉपुलेशन के बेसिस पर बनाना मतलब कि एक तरह का इनजस्टिस हुआ, या यूं कह लो कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ। क्यों? क्योंकि अगर पहले देखा जाए इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट के टाइम पर, राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट के टाइम पर, उसमें हमने बात की कि हमें पॉपुलेशन को कम करना है। हमारी पॉलिसीज इस तरह की थी, फैमिली प्लानिंग करना, कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रोवाइड करना, इवन कुछ हद तक बहुत फोर्स्ड उनको रोका गया था पॉपुलेशन को, या फिर यूं कह लो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ना हो सके इसके लिए उन्हें फोर्सफुली रोका भी गया था। आप एक तरफ से गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी कि हमें पॉपुलेशन कम करनी है। हुआ क्या कि पूरा इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया। जहां सदर्न इंडिया में अवेयरनेस, एजुकेशन बहुत अच्छी होने की वजह से वहां के लोगों ने इस चीज को समझा और अपनी पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखा। अगर देखा जाए ना तो सदर्न इंडिया का जो TFR है, मतलब कि टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो लाई करता है 1.6 से 1.8 के बीच में। मतलब कि सदर्न इंडिया में एक मदर अपनी पूरी एज में कितने बच्चों को बर्थ दे सकती है, वो रेशियो चलता है 1.6 या 1.8 से। वहीं अगर नदर्न इंडिया की बात करूं ना तो ये है 3.5। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब रीजन में टोटल फर्टिलिटी रेशियो बहुत अधिक है। मतलब कि नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स, एक तो उन्होंने पॉपुलेशन के बेसिस पर काम किया नहीं, उनका टोटल फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। सदर्न इंडिया ने अपने ऊपर काम किया, उनका टोटल फर्टिलिटी रेट भी कम है।
बट अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप डिलिमिटेशन कर रहे हो, डिलिमिटेशन होने की वजह से अगर पॉपुलेशन कम है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ेंगी और नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कम होंगे। मतलब कि ओवरऑल यूनियन गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसे स्टेट्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनका रिप्रेजेंटेशन अंडररेटेड रहेगा। ठीक है, ये एक तरह का क्या हुआ, इनजस्टिस हुआ। दूसरी चीज, अगर आप देखोगे ओवरऑल लोकसभा ही मोस्टली और मोस्ट ऑफ द टाइम्स पॉलिसीज फॉर्म करती है। सो अगर रिप्रेजेंटेटिव्स कम रहेंगे और नॉर्दर्न स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा रहेंगे तो वो पॉलिसीज को भी अपने हिसाब से अपने फेवर में ही लाएंगे। सो यहाँ पर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन या पॉलिसी फॉर्मेशन में भी सदर्न स्टेट्स को डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं हम सबसे बड़ी बात कि जो सदर्न स्टेट्स है इन्होंने अपने आप की पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल रखी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बच्चों पर ध्यान दिया, उनकी एजुकेशन पर ध्यान दिया, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज पर ध्यान दिया। कहीं ना कहीं ये सदर्न स्टेट्स डेवलप्ड स्टेट्स की कैटेगरी में लाए जा सकते हैं। वहीं नॉर्दर्न स्टेट्स ने न तो अपनी पॉपुलेशन पर ध्यान दिया ना हेल्थ सेक्टर पर, तो ये डेवलपिंग स्टेट्स हो गए। मतलब कि अगर देखा जाए तो डेवलप्ड स्टेट्स का एक तो कंट्रीब्यूशन, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इन स्टेट्स का ज्यादा है। महाराष्ट्र हो जाए, कर्नाटका हो जाए, केरल हो जाए, इन सारे स्टेट्स का अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए ना तो 61% अप्रोक्स जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। डेवलपिंग नेशंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 40% समथिंग। बट स्टिल पॉलिसीज किन के हिसाब से बनाई जा रही है, नॉर्दर्न स्टेट्स के हिसाब से। अगेन इनजस्टिस। आगे एक और मैं बात करूं तो ये कि जो सदर्न स्टेट्स हैं उनका एक तो पहली चीज रिप्रेजेंटेशन कम हो गया, पॉलिसी में स्टैक कम हो गया, ऊपर से सबसे बड़ा चैलेंजिंग चीज जो ये आ रही है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन। होता क्या है कि इंडिया में टैक्स कलेक्शन हुआ, टैक्स कलेक्शन के बाद किस तरह से टैक्स को डिवॉल्व करना है वो डिसाइड किया जाता है, वो रिकमेंड किया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा। फाइनेंस कमीशन अभी तक बात करता था 1971 की पॉपुलेशन के बेसिस पर। मतलब कि जो 1971 की पॉपुलेशन है उस हिसाब से टैक्स दिए जाते थे स्टेट्स को। बट अब बात की जा रही है कि हम उन पॉपुलेशन को भी चेंज करेंगे। 2011 के बेसिस पर जो पॉपुलेशन रहेगा उस हिसाब से हम ग्रांट्स और पैसे प्रोवाइड करेंगे स्टेट्स को। सो यहाँ पर अगेन सदर्न स्टेट्स मार खा रहे हैं, उनके पास पॉपुलेशन कम है जिसकी वजह से उनके पास फंड भी कम आएंगे। एक तरह से ये एक लेयर्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है कि सदर्न स्टेट्स जहां कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहे हैं, डेवलप्ड अच्छे हैं, पॉलिसीज अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, चीजों को फॉलो कर रहे हैं, वहीं सारे बेनिफिट्स नॉर्दर्न स्टेट्स को क्यों। इसी रिगार्डिंग बात की जा रही है कि डिस्क्रिमिनेशन जो डिलिमिटेशन है उसको करने के पहले हमें कुछ और भी चीजें ध्यान में देनी चाहिए जो ये सारी थी। और अगर सॉल्यूशन की बात की जाए, आप ठीक है बोल रहे हो कि हमें डिलिमिटेशन नहीं करना है, तो अब करना क्या चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन दिया गया है कि पहला चीज तो ये कि या तो आप उस चीज को फ्रीज कर दो, जैसे कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने 1971 में किया, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने किया कि 25 साल के लिए फ्रीज आउट कर दो, बाद में फ्यूचर के लोग फ्यूचर में देखेंगे जो भी होना है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप अभी जो पॉपुलेशन है उससे परमानेंट कर दो कि अब इस हिसाब से ही हमारी जो सीट्स हैं वो डिवाइडेड रहेंगी, पॉपुलेशन के हिसाब से न सीट्स बढ़ेंगी न सीट्स घटेंगी। तीसरी चीज ये है कि आप भले पॉपुलेशन के हिसाब से करो बट उसके बाद आप उस चीज को कवर अप करो या फिर अलग तरीके से जो अच्छे परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं उन्हें बेनिफिट्स दो। फॉर एग्जांपल फाइनेंस कमीशन के ऊपर जो ये है कि वो 2011 के हिसाब से फंड एलोकेट करेगा, उसे बदल कर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के बेसिस पर फंड दो ना, कि जो स्टेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो स्टेट्स अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन्हीं को फंड्स अच्छा मिलेगा। ये था हमारा एडिटोरियल जो डिलिमिटेशन के बारे में बात कर रहा है। जितना एडिटोरियल में लिखा नहीं था उससे ज्यादा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं।
अब इसमें वही लिखा हुआ है कि सिग्निफिकेंस क्या है डिलिमिटेशन का, उससे आपको रिप्रेजेंटेशन होगा, इक्विटी मिलेगी, मतलब कि जितना एक रिप्रेजेंटेटिव यूपी के लोगों को रिप्रेजेंट करेगा उतना ही केरल का रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा, रिजर्व सीट्स ऑफ एससी एसटी के हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिलेगा। फेडरलिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स सामने आएंगे। ये सारी चीजें इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। Next one is the impact of PMUY in Jammu and Kashmir. इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। देखो, एक टाइम था जब इंडियन हाउस होल्ड्स क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना नहीं चाहते थे। उसके पीछे कई सारे रीजंस थे। पहला चीज, फाइनेंसेस। उनके पास पैसा ही नहीं रहता था कि वो कैसे क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट करें। सो फर्स्ट थिंग वाज फाइनेंस। फर्स्ट थिंग वाज फाइनेंस। सेकेंड थिंग वाज एक्सेसिबिलिटी, मतलब कि या यूं कह लो कि अवेलेबिलिटी। क्लीन एनर्जी उतने ज्यादा अवेलेबल ही नहीं रहती थी। द थर्ड वन वाज अवेयरनेस। लोगों के बीच में अवेयरनेस ही नहीं थी कि क्लीन एनर्जी के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो इन सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने 2016 में एक स्कीम लाई, दैट इज नोन एज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमने मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमें क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड करना है, मतलब कि एक तरह से एलपीजी सिलेंडर्स प्रोवाइड करने बेनिफिशियरीज को, लोगों को, ताकि लोग जो ये पॉल्यूटेड चीजें यूज कर रहे हैं, सॉलिड फ्यूल यूज कर रहे हैं, काउडंग केक यूज करते हैं, कई बार डीजल या यूं कह लो मिट्टी का तेल यूज करते हैं, उन सब से शिफ्ट आउट होकर के एलपीजी एज अ क्लीन एनर्जी को यूज करने लगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? घर की विमेन्स को एम्पावर करना। होता क्या था कि कुकिंग फ्यूल में जैसे सॉलिड फ्यूल आप यूज कर रहे हो, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसीजेस, लंग्स में डिसीजेस बहुत ज्यादा होती थी, उससे लोगों की डेथ भी बहुत होती थी। उस चीज को कम करना। दूसरा चीज होता क्या है, रूरल हाउस होल्ड में यूजुअली किचन अलग से नहीं रहता है। सो वहीं पे खाना बन रहा है, वहीं पे बच्चे भी रहते थे, तो यंग बच्चों के ऊपर काफी ज्यादा कफिंग या एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस ऑब्जर्व की गई। इन सारी चीजों को कम करना ही ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मेन ऑब्जेक्टिव था। और बात की जाए इसमें फीचर्स क्या थे, कि इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता था 1600 रुपए का हर एक एलपीजी कनेक्शन के ऊपर। साथ के साथ सब्सिडी प्रोवाइड की जाती थी 6 महीने तक उस एलपीजी सिलेंडर को रिफिल करवाने के लिए। सो ये सारी चीजें हमने अचीव की और ये एक अच्छी बात है जो हमें मिली। इससे क्या हुआ, अब जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया, जिसमें देखा गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जो हाउस होल्ड्स वहां पर यूज कर रहे हैं एलपीजी सिलेंडर्स को, उनकी हेल्थ अच्छी हुई है, उनमें अवेयरनेस आई है। बट कुछ चैलेंजेस देखने को मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि वो रिफिल पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। रिफिल उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। साथ के साथ जिन हाउस होल्ड में अभी भी अवेयरनेस की कमी है, उन्हें पता नहीं है कि सॉलिड फ्यूल या इस तरह से काउडंग्स या मिट्टी के तेल को यूज करने से उनकी हेल्थ पर कितना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो अभी भी इस शिफ्ट को लेकर के, मतलब कि एलपीजी सिलेंडर्स या क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने के लिए अपने आप को रिस्ट्रेन रखते हैं। साथ के साथ सबसे बड़ा फैक्टर, ट्रेडिशनल फैक्टर। कई रूरल हाउस होल्ड का ऐसा मानना रहता है कि अगर हम सॉलिड फ्यूल का यूज कर रहे हैं खाना बनाने में, तो कहीं ना कहीं फूड का जो टेस्ट रहता है वो इनहेंस्ड रहता है। अगर हम एलपीजी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारे फूड का टेस्ट डिग्रेड हो जाएगा। सो जरूरत है कि हम उन रिफिल को लेकर के एक बार फिर से ध्यान दें, ताकि लोगों को अवेलेबल हो सके, साथ के साथ वो रिफिल करवा पाए। अवेयरनेस फैलाना और जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है कि फूड का टेस्ट चेंज होता है, उन सारी चीजों को एड्रेस करना और उन्हें समझाना कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। फूड प्राइसेस राइजिंग ड्यू टू फेल्ड पॉलिसीज ऑफ मोदी गवर्नमेंट कांग्रेस।
नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। इसमें यही बताया गया है कि अब मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज काम नहीं कर रही है, जिससे कि हमें फूड इन्फ्लेशन बहुत अधिक देखने को मिल रहा है, ये किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट वन इज इनॉग्रल इंडियन ओशियन डायलॉग बिटवीन यूएस इंडिया टू बी हेल्ड टुडे। इंडिया और यूएसए के बीच में इंडियन ओशियन रीजन में फ्री और यूं कह लो कि उस रीजन में कॉपरेशन एनहेंस करना, रिसर्चेस करना, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करने के लिए यूएसए और इंडिया के बीच में इंडियन ओशियन डायलॉग होने वाला है आज से। नेक्स्ट वन इज अनवाइल्डी फर्स्ट ड्राफ्ट एट बाकू सेट्स 2030 गोल ऑफ 5 ट्रिलियन फॉर क्लाइमेट एक्शन। इससे भी हमने बहुत डेप्थ में डिस्कस किया है कि कॉप की 29th मीटिंग चल रही है अजरबैजान में। उसी रिगार्डिंग एक न्यूज आई है कि अभी तक उनका ऐसा मानना है कि हमें क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर्स की जरूरत है, ताकि जो कंट्रीज नेशनली डिटरमाइंड गोल्स सेट कर रही है या नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सेट कर रही है, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए मदद मिल सके। अगर मैं इसको स्पेसिफिक इंडिया से कनेक्ट करूं तो इंडिया ने भी अपने नेशनली डिटरमाइंड गोल सेट किए हैं, जिसे बोला जाता है पंचअमृत, जिसमें हमने डिसाइड कर रखा है कि हम ओवरऑल नेट कार्बन जीरो कार्बन एमिटर बनेंगे 2070 तक, 2030 तक या 2050 तक हमें पूरी 500 गीगावाट एनर्जी जो चाहिए वो ग्रीन हाउस गैसेस से चाहिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, कमेंट सेक्शन में आप मुझे पंचअमृत के पांचों प्रोविजंस लिख करके बताइए। अगली क्लास में मैं इसे थोड़ा सा समझा भी दूंगी। प्रीलिम्स रिवीजन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वन इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट 1976 में लाया गया था, इसे 2010 में फिर से रिवाइज किया गया था। मेन अगर बात की जाए तो इसमें ऐसा था कि जो भी फॉरेन कंट्री से कंट्रीब्यूशन आता है उस चीज को रेगुलेट करने के लिए एक्ट बनाया गया था। होता क्या है ना कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके आसपास कई सारे दुश्मन हैं। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और भी कंट्रीज हमारी दुश्मन है, जो हमारी कंट्री में चाहती हैं कि शांति ना बनी रहे, पीस ना बनी रहे। इस वजह से वो अपनी कंट्री से हमारी कंट्री में पैसा भेजती हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं अशांति फैलाने के लिए, टेररिज्म करवाने के लिए, लव जिहाद जैसी एक्टिविटीज करवाने के लिए। सो हमारी कंट्री ने जहां से भी फॉरेन कंट्री से कंट्रीब्यूशन आता है उस चीज को चेकआउट करने के लिए एक एक्ट बनाया है, जिसे हमने 1976 में बनाया था। मेजरली जितने भी एनजीओज हैं, कोई भी पर्सन है, कहीं से भी अगर किस तरह का फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है उस चीज को चेकआउट किया जाता है कि किस पर्पस के लिए उसे यूज किया जाना है। नेक्स्ट वन इज सुप्रीम कोर्ट चीफ जज। वी ऑल नो हमारे 51st सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज हमारे सामने आ गए, दैट इज संजीव खन्ना जी। सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बात किया जाए तो इनका रोल कैसा रहता है? फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, मास्टर ऑफ द रोस्टर। मास्टर ऑफ द रोस्टर मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनानी है, कौन सा केस कितने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जज के पास जाएगा, ये सारी चीजें डिसाइड कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024। ये रिपोर्ट आई जिसने ये बताया कि इंडिया में पेटेंट फिलिंग डबल हो रही है, मतलब कि 2018 से 2023 के बीच में अगर कंपेयर किया जाए तो पेटेंट फिलिंग इसमें डबल हो गई है। ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसमें ऐसा देखा गया कि इंडिया ओवरऑल पेटेंट्स फिलिंग में 6th पोजीशन पर आ गया है, ट्रेडमार्क में 4th पोजीशन पर और इंडस्ट्रियल डिजाइन फिलिंग पर 10th पोजीशन पर। देखा जाए तो गवर्नमेंट के एफर्ट्स साथ के साथ जो हमने इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं वो जल्दी जल्दी हमारे टाइमली क्लियर करते हैं पेटेंट्स को। इन सब की वजह से हमारा पेटेंट फिलिंग बढ़ गया है। नेक्स्ट वन इज इंटरस्टेट काउंसिल। रिसेंटली इंटरस्टेट काउंसिल बनाई गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 263 में इंटरस्टेट काउंसिल का जिक्र मिलता है। इसके हेड प्रेसिडेंट रहते हैं और जो भी स्टेट्स के बीच में आपस में कोई भी डिस्प्यूट हो या कोई भी पॉलिसीज किस तरह से अच्छा कोऑपरेट करके आगे बढ़ना है, डेवलपमेंट की ओर जाना है, इन सब चीजों के लिए हमने इंटरस्टेट काउंसिल बना रखी है। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। ये एक इंडेक्स है जो कि चेकआउट करता है कि कंट्रीज बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स को किस तरह से मैनेज कर रही है या कंट्रीज में कंजर्वेशन स्टेटस क्या चल रहा है। सो इस स्टेटस में
इंडिया ने रैंक किया है 176। बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, मतलब कि लास्ट कंट्री है किरावती जिसकी 180 पोजीशन है और उससे सिर्फ 4 पोजीशन ऊपर हम है, दैट इज 176 पोजीशन पर। So this was all about today. Thank you so much. Hope you all like the session. इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपके रिकमेंडेशन या आपको किसी भी तरह का चेंज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।